हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और क्रिकेट वीकली के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ बात होती है सिर्फ क्रिकेट और सिर्फ क्रिकेट की। तो अगर आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं या आप किसी को जानते हैं जो क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हो, आपको क्रिकेट देखना, सुनना, खबरें पढ़ना पसंद है, तो ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट, ये शो आप ही के लिए है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो रिक्वेस्ट ये कि अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो एक लाइक करके जाइएगा ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। अब शो पर शुरुआत करते हैं। पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट होगी, वो होगी शो के अंत में। तो शो की शुरुआत आज IPL से नहीं होगी क्योंकि अब IPL का खुमार पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका है। चेन्नई जीत चुकी है और मैंने आपको पिछले एपिसोड में कुछ फैक्ट्स बताए थे और थोड़ा बहुत जो है IPL का रिव्यू करा दिया था। बात आज के एपिसोड में हम इंटरनेशनल क्रिकेट की करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत हो चुकी है। ख़ास तौर से इंग्लिश समर से हो चुकी है और इंग्लिश समर में आपको सबसे पहले मिला है इंग्लैंड आयरलैंड। अभी आप देखकर हटे हैं WTC का फाइनल। मैं इसको इंग्लिश समर में इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि मैच ओवल में हो रहा था या हो रहा है। अब आपको द एशेस मिलेगी और इसके अलावा आपको देखने को मिल रही है वेस्ट इंडीज़ UAE की सीरीज़ एंड श्रीलंका अफगानिस्तान की सीरीज़। इसके अलावा क्रिकेट की दुनिया में अभी कुछ नहीं हो रहा है, हाँ, बट बहुत जल्द होने वाला है 10 तारीख से वर्ल्ड कप क्वालिफायर। एंड इसके अलावा आपको जो है मिलने वाला है USA में जो सीरीज़ होने वाली है, जो फ्रेंचाइज लीग शुरू होने वाली है जिसमें इंडियन ओनर्स भी शामिल हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बड़ी एक खबर जो है मैं उस पर आपको नज़र देखना चाहूँगा, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी खबर तो ये थी कि आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच जो ये मैच हुआ, इसमें कहीं ना कहीं जो बात बाहर निकल के आई आयरलैंड कैंप से, ख़ास तौर से कप्तान के और बाकी लोगों के मुख से, वो ये थी कि हमारा सारा फोकस जो है वो ODI जो क्वालिफायर उस पर है। इस मैच को उन्होंने तवज्जो नहीं दी। बाद में आप जितना मर्जी उस बात को डिफेंस कर लीजिए, आप उस बात को जितना तोड़ मरोड़ लीजिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं डैमेजिंग है टेस्ट क्रिकेट के लिए। देखिए, ठीक है, ये बात एक्सपर्ट्स ने भी बोली, ये बात मैं भी समझता हूँ कि आपको क्वालिफाई करना है, पैसा चाहिए है, फेम चाहिए है, वो शॉर्ट फॉर्मेट है, आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं चल रहा है। कोविड के बाद से जो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट है आयरलैंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, अभी फ्लड लाइट्स वहाँ नहीं है और आप लोगों को भी इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। लेकिन लॉर्ड्स का मैदान, इंग्लैंड के साथ आपका मैच है और आप ये बात अगर बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी इमेज और टेस्ट क्रिकेट को डैमेज कर रहे हो। ये गलत है। इट्स ओके, फाइन, आपकी कुछ भी राय हो सकती है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा आप जिम्बाब्वे में खेलने जा रहे हो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में और उसमें टीमें कौन कौन सी हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है जो इस हफ्ते निकल के आया और इस पर फिर बात हुई, चीज़ें हुई। मेरे ख्याल से जॉस्टिया लिटिल भी उस टीम में नहीं शामिल थे। अब IPL से वो गए तो थे सीरीज़ खेलने के लिए शायद श्रीलंका में, मगर उसके बाद क्या हुआ, वो क्यों नहीं गए खेले, ये अलग बात है, ये अलग ही एक सिनेरियो है। लेकिन ये देखकर दुख लगा। देखिए, पहली बात तो आपका 2025 तक का अगर हम कैलेंडर देख लें तो आपके पास से 3 टेस्ट मैच हैं, ओनली 3 टेस्ट मैच, और उसमें भी आप अगर ये बात बोलेंगे तो फिर वो क्या रह जाएगी उसकी बात। मैं चाहता हूं कि आयरलैंड को मौका मिलना चाहिए। अभी उसने सब कॉन्टिनेंट में मैच खेला है श्रीलंका के साथ और बांग्लादेश के साथ। आयरलैंड को चाहिए कि वो पाकिस्तान भी जाकर खेले, इंडिया भी आकर थोड़ा सा टेस्ट मैच खेले, इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ भी वो जा सकती है। तो ये चीज़ें देखने वाली होंगी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, ये कितना तवज्जो दे रहे हैं आयरलैंड और नीदरलैंड जैसी, स्कॉटलैंड जैसी टीमों को कि नहीं आप आइए और खेलिए हमारे यहाँ टेस्ट मैच। मगर वो बात भी हो जाती है कि फुल अट्रैक्शन कितना
आएगा। अगर मान लीजिए इंडिया आयरलैंड मैच हो भी जाता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा मैच नहीं होगा, बहुत बेहतरीन मैच होगा, क्योंकि अगर आप इंग्लैंड आयरलैंड के पहले इनिंग को अगर छोड़ दें, जो कि उन्होंने अपने विकेट ज़ाया किए हैं, 100 रन उसमें कम थे, 100-150 रन, लेकिन जो सेकेंड इनिंग में उन्होंने डिटर्मिनेशन दिखाया, इंग्लैंड को कहा नहीं आप बैटिंग तो आप करेंगे, चाहे आप 1 रन बनाए, उनको 11 रन बनाने को बोले, 3-4 बॉलों में मैच 3 चौके मारे और मैच जीत गया इंग्लैंड। बट उनको फोर्स किया कि आपको हम 1 इनिंग से नहीं जीतने देंगे, आपको जीतना है तो आप बैटिंग करिए। तो आयरलैंड को ये चाहिए है कि वो टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा सीरियसली ले, उसका फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो वापस उसको चालू हो और चीज़ें सुधरें। इसके अलावा अगर बात करें तो मैच तो आपको पता ही, मैंने बता ही दिया कि आयरलैंड जीत गया, मतलब आयरलैंड हार गया, सॉरी, आयरलैंड जीत नहीं गया, इंग्लैंड जीत गया। लेकिन उसमें एंडरसन नहीं थे, मगर जॉश टंग ने, अगर आपने मैच देखा हो ससेक्स का, जब स्टीव स्मिथ वॉर्कशायर के साथ खेल रहे थे, तो वहाँ पर भी परेशान किया स्टीव स्मिथ को, शायद 2 बार एलबीडब्ल्यू किया, कि एक बार शायद एलबीडब्ल्यू मेरे सामने ही किया था, मगर स्टीव स्मिथ शायद उससे खुश नहीं थे, उस आउट से। तो जोशुआ लिटिल ने जब स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ी को आउट किया तो उनका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है, और ऐसे लोग लेकिन इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि भाई जैक लीच, जिनके ऊपर पूरी की पूरी इंग्लैंड स्पिन घूम रही थी, या यूं कहें एक वो तुरुप का पत्ता थे, अगर बेन स्टोक्स की भाषा में कहें या क्रिकेट की भाषा में कहें, क्योंकि जैक लीच को उस समय लगाया जाता था, कभी भी वो जब फास्ट बॉलर थक गए और उनको बीच में लगाया जाता था इसीलिए, और ये भी उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि अगर ठीक है, मान लीजिए आप पर रन पिट भी गए, लेकिन आप विकेट निकाल के देंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है। एंडरसन की इंजरी थी, वो तो कह रहे हैं मैं फिट हो जाऊंगा। जोफ्रा आर्चर पूरी तरीके से रूल आउट हो गए एशेज से। अब जैक लीच का जो है पूरी तरीके से बाहर हो जाना, ये इंग्लैंड के लिए डेवस्टेटिंग है। लेकिन एक सरप्राइज पैकेज भी है। ये सरप्राइज पैकेज है कि मोइन अली ने कहा है कि मैं रेडी हूँ, और शायद उनको एंटर भी करा दिया गया है एशेज आपको, जबकि वो 2021 में रिटायर हो चुके थे टेस्ट क्रिकेट से, और उनको वापस बुलाया गया है, उनसे बात की गई, उनको बोला गया और उन्होंने कहा ठीक है मैं रेडी हूँ और टीम में वापस आने के लिए। देखिए मोइन अली, अगर जैक लीच और मोइन अली में कंपैरिजन किया जाएगा तो मोइन अली इस एक्सपीरियंस खिलाड़ी 35 साल के हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग को देख कर लिया गया है, बैटिंग को ये थोड़ा सा, क्योंकि उनका बैटिंग बहुत अच्छा है, उनका T20 भी अच्छा है, उनका बैटिंग भी अच्छा है, उनका बॉलिंग भी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग के ही वजह से उनको लिया गया, क्योंकि जैक लीच एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर थे, और मोइन अली का मेरे को चेक करना पड़ेगा, लेकिन मोइन अली की वापसी हुई है, और ये कहें मजबूरी में हुई है। अब ये जो वापसी है ये कैसी होती है, और ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, वो अलग बात है, खिलाड़ी खुद से वापस आ जाते हैं बार बार, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट के द्वारा मोइन अली को दोबारा बुलाया गया, जो कि अब थोड़ा सा, अगर आप जैक लीच और मोइन अली को, तो आप मोइन अली को थोड़ा ऊपर ही रखोगे, लेकिन करंट सिनेरियो में जिस तरह का क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहा है उसमें अपर हैंड जैक लीच का था। बाकी आपकी इस पर क्या राय है आप बता सकते हैं। नेक्स्ट अप में आते हैं, और वो नेक्स्ट अप है अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका। देखिए बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, अगर आप इसे एक न्यूट्रल प्रोस्पेक्ट से भी देखेंगे और अगर आप टीम प्रोस्पेक्ट से भी देखेंगे, तो अफगानिस्तान को भी पता है कि हम क्या खेल रहे हैं, मगर उनका जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। अब वहाँ के अगर क्रिकेट सिनेरियो को अगर हम हटा दें कि क्या चल रहा है वहाँ पर, तो अफगानिस्तान के लोगों के चेहरे पर एक थोड़ी सी मुस्कान क्रिकेट ला सकता है, क्योंकि जो कुछ भी वहाँ पर सिनेरियो चल रहा है। सेकंड थिंग ये है कि अफगानिस्तान क्रिकेट भी अच्छा खेल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि उसका ये क्रिकेट श्रीलंका, वेस्ट इंडीज से ऊपर भी उठना चाहिए। उनको इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेलना चाहिए, इंडिया के साथ भी। मेरे ख्याल से मैं खबर पढ़ रहा था, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं कंफर्म करूंगा कि शायद अफगानिस्तान इंडिया की जो सीरीज होने वाली थी वो शायद पोस्टपोन हो चुकी है, बट मुझे इस पर भी एक मुहर लगानी है ऑफिशियली। मैं शायद नेक्स्ट वीक तक आपको ये कंफर्म कर दूंगा, या अभी शो के दौरान ही बीच में मैं मेरे प्रोड्यूसर से बोलूँगा कि मुझे कंफर्म कर दें।
तो अफगानिस्तान श्रीलंका का अगर आप न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसके बाद आपको लगेगा नहीं यार इसको देखना चाहिए। अफगानिस्तान ने श्रीलंका को पहला मैच हराया ओडीआई, दूसरा फिर जब मैच हुआ तो श्रीलंका ने काफी सारे चेंजेस किया और फिर वो मैच जीता। तो मैं जो बात बोल रहा हूँ कि न्यूट्रल प्रोस्पेक्ट से ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह का क्रिकेट इन दो मैचेस में देखने को मिला और जो आईपीएल में राशिद खान जैसे खिलाड़ी ने किया, और राशिद खान खिलाड़ी जैसे लोगों का जो कद बड़ा है, मतलब T20 फिर भी ठीक लगता है, मगर ओडीआई में ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ने अपने लेवल को काफ़ी ऊंचा कर लिया। तो मैं आपको एक न्यूट्रल प्रोस्पेक्ट से कहूँगा, अगर आपको ओडीआई में इंटरेस्ट है, आपको टेस्ट मैच में मज़ा नहीं आता है, या अगर आप क्रिकेट देखना ही चाहते हैं, तो आप एक बार अफगानिस्तान और श्रीलंका की सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेस्ट इंडीज यूएई, इसमें कुछ खास था नहीं, वेस्ट इंडीज जीत गया अपना पहला मैच, तो इसमें कुछ बात करने वाली है भी नहीं क्योंकि इसका कोई कॉन्टेक्ट बनता नहीं। इसके अलावा WTC, भाई बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहली बड़ी जो कंट्रोवर्सी जो लोगों ने निकाली, जो लोगों ने बताई कि भैया जब आपका वनडे में नहीं टेस्ट में जब बॉलर टेस्ट नंबर 1 है अश्विन, तो आप उसको ही ड्रॉप कर रहे हो। मेरे को भी बात जमी नहीं, लेकिन आमरे जो कोच हैं उन्होंने बोला है, बॉलिंग कोच, कि कंडीशंस को देखते हुए ही अश्विन को आउट किया गया था। अब अगर मैं जडेजा और अश्विन में पिक भी करूं तो देखिए बैटिंग दोनों ही कर लेते हैं, जडेजा भी कर लेते हैं, अश्विन भी कर लेते हैं, और बांग्लादेश में तो जो अश्विन ने किया वो तो कमाल ही था। तो दोनों बराबर हैं। मुझे उमेश यादव का डाउट है कि आप उमेश की जगह अगर रख लेते अश्विन को, तो मगर फिर बात यह है कि उसका जो विकेट है, जो WTC का जो विकेट था वो ग्रीन विकेट था, और जो उसमें असिस्टेंट था वो केवल शुरुआत के पहले दिन के पहले घंटे में मिला, उसको भी हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। जहां वो लंच टाइम खत्म हुआ, हमने लंच टाइम के बाद भी विकेट गिराया, लेकिन उसके बाद जो खूंटा बांध के जो खड़े हो गए स्टीव स्मिथ और मैथ्यू वेड, वो कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगी। हम विकेट नहीं निकाल पाए, और मैथ्यू वेड का आपको वैसे ही पता है, वेड ही है ना, ट्रेविस हेड तो नहीं है, ट्रेविस हेड मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ट्रेविस हेड और मैथ्यू वेड में, मुझे समझ नहीं आता है। तो जो थे, मैं मैथ्यू वेड बोलूं कि ट्रेविस हेड बोलूं? ट्रेविस हेड नहीं थे, मैथ्यू वेड ही थे। तो जो वेड हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत पिछले 2 साल से बहुत क्रैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। एलेक्स कैरी को कीपर लेके गए हैं, ग्रीन भी है उस टीम में, स्टीव स्मिथ ने भी कमाल ही किया। मतलब उस लग रहा था कि उस शुरू में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हैं, स्लो खेल रहे हैं, बट उन्होंने अपनी पारी को संभाल लिया। शार्दुल ठाकुर ने लैबुशेन को जो बोल्ड मारा, नहीं सॉरी शमी ने मारा, वो कमाल था, क्योंकि वो भी अच्छा खेल रहे थे। वार्नर अच्छा खेल रहे थे, वो भी एक अनयूजुअल सा शॉट, उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हो जाएगा। इसके अलावा कॉट बिहाइंड जो पहला विकेट हमको मिला ख्वाजा के तौर पे, क्योंकि ख्वाजा का अगर आप इंग्लैंड में अगर वो भी एवरेज भी देखेंगे तो 17-18 के आसपास था, इतना कुछ खास था भी नहीं। तो कुल मिला करके ये पहले दिन की ही मैं बानगी आपको बता पाऊंगा, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए शो, तो कहीं ना कहीं हमने अश्विन को ना खिला करके गलती की नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, ये आपको डिसाइड करना है। आप मुझसे बड़े वाले फैन हो, है ना, मैं हूँ, बट आप मुझसे अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप जानेंगे तो यस, जडेजा की जगह अश्विन या फिर उमेश यादव, क्योंकि उमेश यादव की बॉलिंग में जो चौके पड़े हैं 3 दनादन वार्नर ने मारे हैं, और वो कहीं भी वो लय में नहीं नजर आए। हाँ, बाकी लय में थे बॉलर। जोश हेजलवुड को बहुत मिस कर रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया वाले, क्योंकि और फिर अगर आप जोश हेजलवुड होते तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाती कि आप फिर स्कॉट बॉलैंड को तो आप हटा सकते, तो उनके पास तो है कि स्कॉट बॉलैंड उन्होंने लिया। इसके अलावा माइकल नीसर को उन्होंने नहीं लिया, तो ये भी अपने आप में उधर की एक कहानी को अगर मैं बयां करूं, तो कुल मिलाकर के WTC इट्स ओके फाइन, हमें डिसअपॉइंटमेंट तो एक तरह से लगा ही है। जो पहले दिन का खेल हमने देखा कि हाँ, जो वो 3 विकेट थे वो कहीं ना कहीं 5 अच्छे होते तो मैच कुछ अलग राह पर जा सकता था। इसके अलावा अगर मैं एशेस की प्रीव्यू की बात करूं, क्योंकि एशेस बस अब
कोने में है, 5 दिन बचे हैं। तो आपको अगर एशेस के बारे में बहुत कुछ जानना है तो आप बीबीसी साउंड्स सेक्शन में जाएं। आपको ऐप नहीं मिलेगा, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट इंडिया के बाहर मिल जाएगा। आप वहाँ जाएं, उसमें कई सारे शोज उन्होंने किए हुए हैं। लेटेस्ट जो उन्होंने किया है वो किया हुआ है जिमी एंडरसन के साथ, जो उन्होंने 2013 का एक मैच वहाँ डिस्क्राइब पूरा किया है कमेंट्री के साथ, उनकी खुद की परफॉर्मेंस के साथ। वो आपको देखना चाहिए कि एस्टन एगर ने कैसे ही अपने पहले ही मैच में सेंचुरी से वो 2 रन से चूक गए थे, और एक मैच बहुत कॉन्टेस्ट भरा बढ़िया मैच था। दूसरी इनिंग की भी ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जब उन्हें 311 का टारगेट मिला था तब भी वो 15 रन शॉर्ट रह गए थे, और मैच इंग्लैंड बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत एक रोमांचक मैच वो जीता था। तो एशेज आ रही है। एशेज में आपका इंटरेस्ट कितना है मुझे नहीं पता, मेरा तो काफ़ी है। मैंने 2005 का एशेज भी थोड़ा बहुत देखा है, 2006-07 का भी देखा है, तो काफ़ी एशेज मैंने देखे हैं। तो और इवन वो बॉल ऑफ द सेंचुरी को भी 30 साल पूरे हो गए शेन वॉर्न की, वो बॉल भी मैंने इंटरनेट पर कई बार देखी है, और वो बॉल मुझे फैसिनेट करती है हर बार जब भी मैं उसको देखता था। अभी तो मुझे ही नहीं दिखता है, तो बट वो देखता था। और शेन वॉर्न की कॉपी भी मैंने करने की कोशिश करी, और मैं उसको सफल भी हुआ। काफ़ी प्रैक्टिस मैंने की अपने घर की छत में दोपहरिया में, मई-जून की बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद, साल 2004-05 की बात है। तो कहीं आई लव शेन वॉर्न, तो वी मिस शेन वॉर्न ऑल्सो। तो ये है इस हफ्ते की पूरी कहानी। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है। हाँ, विराट कोहली ने ज़रूर एक बात बोली है कि स्टीव स्मिथ एक अल्टीमेट चैम्पियन प्लेयर है, और अगर आप बातों को ही लेकर चलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के भी सारे खिलाड़ियों ने इंडियन के हर खिलाड़ी की तारीफ कर दी। देखिए, इसको मैं माइंड गेम कहता हूँ, और ऑस्ट्रेलिया माइंड गेम बहुत अच्छा खेलते हैं। वो आपको ऐसे चढ़ा देंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, कि अब आप उनकी परफॉर्मेंस और उनकी बातों में देखिए क्या कॉन्ट्राडिक्टरी अंतर है। जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने बोला और जो इंडियन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, उसमें अंतर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया माइंड गेम खेलने में बहुत माहिर है। उन्होंने माइंड गेम खेला है कि भैया ये भी अच्छा खिलाड़ी है, वो भी अच्छा खिलाड़ी है। देखिए, हो सकता है 60% जेन्युइन हो, बट उसमें 40% माइंड गेम होता है कि हम कैसे। अब देखिए, अब स्लेजिंग तो आप कर नहीं सकते हो, अब करोगे भी तो ठीक है, आजकल तो कैमरा, मीडिया, सोशल मीडिया, आप चढ़ जाओगे। और कहीं ना कहीं वो स्लेजिंग इसलिए भी कम हो गई है क्योंकि जो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट्स, जो फ्रेंचाइज है, उन्होंने खिलाड़ियों को और क्लोज कर दिया है। वो सोचते हैं, ये जेम्स एंडरसन ने भी बात बोली है कि पहले एक अलग राइवलरी होती थी, अब वो थोड़ा सा अच्छा राइवलरी, बट यार हमने एक साथ में भी खेला हुआ है। तो वो जो इंटेंसिटी थी स्लेजिंग की, राइवलरी की, वो थोड़ी सी कम हो गई है। वो उतनी इंटेंस नहीं रह गई जितनी पहले हुआ करती थी। और मुझे तो स्टीव बकनर और रिकी पॉन्टिंग वाला वो सागा, वो एंड्रू साइमंड वाला सागा, वो आ जाता है दिमाग में कि भाई क्या ही था वो एरा ही कुछ और था। अब हम एक अलग ही एरा में जी रहे हैं, लेकिन ये एरा भी बढ़िया है और कमाल है। तो अब आगे चलते हैं। तो मेरे प्रोड्यूसर ने कंफर्म कर दिया है कि ट्रेविस हेड थे। हाँ जी, ट्रेविस हेड, मैथ्यू वेड नहीं थे। वो पता नहीं क्यों मैथ्यू वेड मेरे दिमाग में चढ़ सा जाता है। खैर, तो ट्रेविस हेड ने जो एक पारी खेली, और उसने जो उनका जो क्रिकेट का अंदाज है बीते 2 सालों में, वो कहीं ना कहीं, और अगर हम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के इतिहास में जाएं तो अगर आप नंबर 4, नंबर 5, मैक्सिमम नंबर 5 को अगर आप बहुत ध्यान से और क्लोजली अगर आपने क्रिकेट को फॉलो किया है तो आपको नज़र आएगा माइकल बेवन, माइक हसी, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने नंबर 4 या 5 में की पोजीशन को बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया। आपको लगेगा कि आपने 3-4 विकेट ले लिया ऑस्ट्रेलिया के, और वहीं पर जो है माइक हसी और माइकल बेवन जैसे खिलाड़ी आकर जो अड़ंगा डाल देते थे, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यही काम ट्रेविस हेड अब ऑस्ट्रेलियन टीम में कर रहे हैं, और ये कंसिस्टेंसी, आपको बीच का एक पीरियड छोड़ दें अगर आप, छोटा सा पीरियड, तो फिर भी ऑस्ट्रेलिया विकेट कीपर एक बहुत अच्छे प्रोड्यूस करता है। टिम पेन अलग ही, उनके साथ कंट्रोवर्सी हो गई, वो अलग बात है। अभी एलेक्स कैरी हैं, इसके अलावा ब्रैड हैडन एक समय थे, गिलक्रिस्ट तो बहुत बड़ा नाम है ही, उनको तो हर कोई याद करता है, और शायद जो भी जनरेशन है आने वाली, वो
उसमें विकेट्स कीपर, देखिए जब भी आप बचपन में क्रिकेट खेलते हैं तो आप दो ही चीज़ें लेकर चलते हैं, और वो दो चीज़ें होती हैं बैटिंग और बॉलिंग। मोस्ट प्रोबेबली बैटिंग डोमिनेंट होता है इंडिया में, तो बॉलिंग में भी स्पिन ज़्यादा होता है, फास्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन विकेट कीपर बहुत रेयरली होते हैं। आप खुद उठा कर देख लीजिए, हमने विकेट कीपर प्रोड्यूस किए हैं, बट महेंद्र सिंह धोनी जैसा विकेट कीपर आपको दूसरा नहीं मिलेगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसमें नैन मोंगिया का नाम है, राहुल द्रविड़ ने काफ़ी समय तक कीपरिंग की हमारे लिए, हमारे पार्थिव पटेल हैं, अभी विद्यमान साहा हैं, तो हैं विकेट कीपर। बट एक जनरेशन जो होती है वो लुकअप करती है कुमार संगकारा को, एडम गिलक्रिस्ट को। करंट जनरेशन महेंद्र सिंह धोनी को बहुत ज़्यादा लुकअप करती है, और डी कॉक एक और नाम आप ले सकते हैं, पुराने में ब्रेड हेडिन का आप नाम ले सकते हैं। इंग्लैंड में अभी जो है बटलर है, ब्रेडशॉ हैं, ये हैं, आप जो फॉक्स हैं, बेन फॉक्स, उसको अभी नाम जोड़ सकते हैं। न्यूजीलैंड में ब्रेंडन मैकमलम हो चुके हैं। उसके अलावा अगर आप अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट की कीपर को देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कीपर एग्जैक्टली कौन है ना। तो ब्रेंडन मैकमलम एक नाम मुझे नज़र आता है केवल न्यूजीलैंड। वेस्ट इंडीज़ से आपको मुझे याद है, बट बहुत क्लियरली नहीं नाम याद आ रहा है कि वो कौन एक कीपर थे। वो बहुत फेमस कीपर थे। देखिए मेरी याददाश्त से चला गया तो आपकी याददाश्त से तो चला ही जाएगा। पाकिस्तान ने विकेट कीपर प्रोड्यूस अच्छे खासे किए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये जो ऑस्ट्रेलिया से ले करके आपका पाकिस्तान रीजन है, इसमें आप बांग्लादेश को आप ना इंक्लूड करें, तो कीपर्स अच्छे दिए हैं। इंग्लैंड ने भी अच्छे विकेट कीपर दिए हैं, चाहे पुराने विकेट कीपर भी आप ले लें। तो विकेट कीपर की बात मैंने इसलिए आपको कही क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको विकेट कीपर तैयार करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के बाद देखें तो है विद्यमान साहा हमारे पास, ऋषभ पंत है हमारे पास के.एस. भरत है। और के.एस. भरत के लिए लोग बात बड़ी कर रहे थे कि ईशान किशन को क्यों नहीं रखा जो भरत ने कीपिंग की है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ईशान किशन हो सकता था क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो शायद वो नर्वस आ जाते और एक आध कैच अगर छूट जाता तो हालत और ख़राब हो सकती थी। तो क्योंकि आप आईसीसी जैसे इवेंट में जो है अगर आप लेकर जाएंगे, एक मैं ये नहीं कहता कि हम नहीं ले जा सकते, क्योंकि किसी न किसी पड़ाव में तो आपको पदार्पण करना ही है। आपको इससे बड़ी चीज़ नहीं होती कि अगर आप आईसीसी इवेंट में अपना पदार्पण कर लें, लेकिन आपको एक दो मैच का एक्सपीरियंस उस लेवल का होना चाहिए। तो ये एक चीज़ है। तो हमारे पास विकेट कीपर लाइन से लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप श्रीलंका में जाएंगे तो आपको शायद एक दो नाम के अलावा ना पता हो, पाकिस्तान में एक दो नाम के अलावा ना पता हो, ऑस्ट्रेलिया का अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट उठा के देखेंगे तो आपको कीपर्स दिख जाएंगे, बट आपको बहुत नज़र गड़ानी पड़ेगी उस पर भी। न्यूजीलैंड में तो आप कंफ्यूज ही हो जाएंगे कीपर कौन है भाई, आपको हर एक ही कीपर लगेगा उसमें, है ना। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है कीपर। अगली जो बात मैं करने वाला हूँ वो ये है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इमोशनल भी हुए नेशनल एंथम के दौरान। इसके अलावा मैं हंस कर मैं बताता हूँ, इसके अलावा आर्म बैंड भी इंडियन प्लेयर्स ने पहना, क्योंकि जो हादसा हुआ उड़ीसा में बहुत दुखदाई है। हम रेडियो उड़ान और मेरे क्रिकेट वीकली की पूरी टीम की तरफ से गहरी संवेदनाएं हैं जिन भी लोगों ने अपने चाहने वालों को इस रेल दुर्घटना में खोया है। आर्म बैंड पहना, 2 मिनट का मौन व्रत भी हुआ, साइलेंट। लेकिन हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि रोहित शर्मा शायद ग्राउंड पर नीचे आ रहे थे टॉस के लिए और वो एक जगह लड़खड़ा गए स्टेडियम पर। ठीक है, ये मजाक की बात नहीं, लड़खड़ा हो सकता है नर्वस, लेकिन मजाक की बात ये है कि फैन जो उनके बगल में था उसके हाथ में पोस्टर था। वो पोस्टर ये कह रहा था कि हमारा कप्तान तो सिर्फ विराट कोहली ही है, और इसको देख के रोहित शर्मा लड़खड़ा गए। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मुझे हंसी आ रही है कि रोहित शर्मा भी क्या बोल रहे हो भाई, मैं कप्तान हूँ, मैं हूँ। तो ये चीज़ थी। तो ऐसी चीज़ें हो जाती है ना, ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं खबरों को बहुत गहराई से आपको देखना चाहिए, और अगर गलती भी आपसे हो जाए तो आपको माफ़ी भी मांगनी चाहिए, जैसे कि मैथ्यू वेड और ट्रेविस हेड के बीच में हो जाता है मेरे साथ। इसके अलावा अगर बात करें, रिकी पॉन्टिंग ने भी एक बात बोली और सौरव गांगुली ने भी ये बात बोली कि आपने अश्विन को आउट करके
एक गलती की है। देखिए, अगर आप ये बात मैच के मद्देनज़र को अगर करंट सिनेरियो को देख के कहेंगे तो यस, लेकिन जो एक टीम टैंक होती है, टीम उनको फ्यूचर नहीं पता होता, वो बेस कंडीशंस पे होते हैं, पिच पर होते हैं, चीज़ों पे होते हैं। बट मुझे भी अंदर से बहुत बड़ी फीलिंग हुई कि आप नंबर 1 बॉलर को आप नहीं पिक कर रहे हो। ये थोड़ा सा मुझे तो हैरानी इस बात की भी है कि हम शार्दुल ठाकुर की जगह अक्षर पटेल को क्यों नहीं लेके गए। अच्छा उनका रिकॉर्ड था। मेरे दिमाग में इस चीज़ भी है कि उमेश यादव की जगह हम अर्शदीप सिंह को क्यों नहीं लेके गए। मगर वही बात है ना कि आप को फिर ये आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि कौन सा बॉलर किस फॉर्मेट के लिए है और उसे कब आपने डेब्यू कराना है। तो ये एक अपने आप में सवाल है। बहुत रेयरली किसी आईसीसी इवेंट में आप किसी खिलाड़ी का डेब्यू देखेंगे। डेब्यू लिटरली बायलैटरल सीरीज में ही ज़्यादा होते हैं। उमरान मलिक का मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो पिच जो है वो फास्ट बॉलर को भी एक एंड वो अनइवन बाउंस दे रहा था, और क्रिस ग्रीन जैसा जो खिलाड़ी है जो 6 फुट से ऊपर का है, उसको उस पर जो वो बाउंस मिलेगा वो एक्स्ट्रा ही उछाल मिलेगा। तो उमरान मलिक को पहले ज़रूरत है कि देखिए, पहली बात तो सनराइजर्स हैदराबाद ने उन पर भरोसा नहीं दिखाया, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल खुद का ही लूज होगा। अब उस कॉन्फिडेंस में अगर आप उन्हें WTC में ले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आने वाला जो समय है वर्ल्ड कप से बीच में ही, WTC के बीच में, हमें एक तो फुल स्ट्रेंथ में ODI मैचेस कम से कम खेलने चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे सामने वाला ऑपोजिशन कौन सा है, क्योंकि देखिए अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो हर 2 साल में होती, तो उसको तो आप भूल जाइए। लेकिन हमें ODI ज़्यादा खेलने चाहिए और उसमें भी हमें नए नए एक्सपेरिमेंट ट्राई करने चाहिए। और क्योंकि और ये करेंगे भी, हम ये ज़रूर करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि हम अर्शदीप को लें कि उमेश को लें, क्योंकि देखिए उमेश तो फिलहाल नहीं है, वो शायद टेस्ट ही खेल रहे हैं आजकल ज़्यादातर। ईशांत शर्मा तो बिल्कुल लेजेंड हो चुके हैं। लेकिन हमारे पास फास्ट बॉलर्स की अभी कमी नहीं मैं कहूँगा, बट हाँ उनको उस कॉन्फिडेंस में लाना है। क्योंकि हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा अर्शदीप ने बहुत अच्छा पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस किया, उनका परफॉर्मेंस T20 में बहुत अच्छा है। बट उन्हें हमें तैयार करना पड़ेगा वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि देखिए हम सिराज के साथ जा सकते हैं, मोहम्मद शमी के साथ जा सकते हैं, मगर हमें तीसरा फिर बॉलर एक ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बुमराह आते हैं कि नहीं आते हैं ये अपने आप में एक सवाल है। तो वो बुमराह का रिप्लेसमेंट हमें अर्शदीप से हमें चेक करना पड़ेगा। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये वर्ल्ड कप में ये आता है कि क्या अश्विन और जडेजा दोनों को आप खिलाएंगे, क्योंकि आप सब कॉन्टिनेंट में खेलेंगे, या यूं कहें सब कॉन्टिनेंट का इंडिया में इस बार है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं वर्ल्ड कप। तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप पिच कैसी तैयार करते हैं, और उन पिचेस पर जो है आप दो स्पिनर लेके जाते हैं ODI में कि नहीं, क्योंकि अब मुझे लगता है आपको टेस्ट मैच तो नहीं मिलेगा, एशेज ही मिलेगा। उसके बाद बहुत छोटा सा पीरियड होगा, ज़्यादातर आपको ODI मिलेंगे क्योंकि सब लोग ODI खेलेंगे। मगर अब कोविड से पहले भी बात करें और कोविड के बाद की भी बात करें तो ODI हमको मिले ही बहुत कम है। वो T20 ने इतना ज़्यादा हमारे ऊपर बोझ डाल दिया है कि हमें हर तीसरे चौथे दिन T20 ही नज़र आ जाता है। और मुझे अपना 2000 से लेकर के 2012-13 तक का वक्त याद आता है, जब मैं ODI क्रिकेट बैठ के पूरा देखा करता था। और उस ODI क्रिकेट में भी मैं ये किया करता था, पहले शुरू के 15 ओवर और उसके बाद आखिरी के 10 ओवर, उसके बीच का फिर मैं नहीं देखता था, क्योंकि वो वहाँ पर जो क्रिकेट होता है बहुत टेस्ट मैच वाला। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि मुझे टेस्ट मैच नहीं पसंद है, मुझे टेस्ट मैच भी पसंद है, लेकिन हमें अब वो डेवलप करना पड़ेगा वापस से, क्योंकि रूल्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं और काफ़ी लंबे समय से हमने ODI देखा है और नहीं भी काइंड ऑफ देखा है, 50-50 आप उसको कह सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि दर्शक कितना बाइंड होते हैं इन वर्ल्ड कप से बीच में जो सीरीज़ होती हैं, और क्या परफॉर्मेंस होते हैं, क्या हमारा कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि हम विकेट कीपर भी ODI में हमको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि हम ईशान किशन के साथ जाएंगे कि किसी और के साथ जाएंगे, ये हमें सॉर्ट। और ऋषभ पंत हो रहे हैं रिकवर, अच्छी बात है, बट उन पर भी एक डाउट है कि वो वर्ल्ड कप तक फिट हो पाएंगे, उनको कितना क्रिकेट खेलने को मिलेगा वर्ल्ड कप से पहले। तो हमें अपना कीपर, हमें अपना स्पिनर, हमें अपना एक फास्ट बॉलर, ये 3 पॉइंट पूरी तरह से क्लियर रखने हैं। और जब ये क्लियर होंगे तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। आयरलैंड की बात पर एक बात मैं करूँगा फिर आगे बढ़ूँगा, वो ये कि आयरलैंड का जो
वो है ना कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना है, उसके पीछे की कहानी है, और वो कहानी है 2011 का बेंगलोर में खेला गया वो ओडीआई मैच। और वो एक एरा था और वो एक मैच था जो मैंने खुद भी देखा, और वो मैच आज तक शायद आयरलैंड के हर एक निवासी को याद होगा, और वो उसको लेकर अपनी जनरेशन को बताते रहेंगे, देखिए हमने ये किया था बेंगलोर। हम मुझे तो लगता है एक म्यूज़ियम भी बना देना चाहिए आयरलैंड के लिए इंडिया में कि, और उसमें दिखाना चाहिए पूरी उसकी चीज़ों को, या बेंगलोर की चिन्ना स्वामी में ही जो है एक गैलरी आयरलैंड के लिए छोटी सी बना देनी चाहिए, जहाँ पर आयरलैंड के लोग अपने जनरेशन को दिखाने के लिए, देखिए यही वो ग्राउंड है और ये रही वो यादें। देखिए बाकी सोशल मीडिया है, फुटेज है, इमेजेस हैं, चीज़ें पर वो खोजनी पड़ती हैं, लेकिन एक हम कनेक्शन भी बना सकते हैं इंडिया और आयरलैंड के बीच। आई से भी हमारा इनिशियल्स भी तो आई हैं। खैर कभी कभी मैं ऐसी अटपटी अजीब ऊट पटांग बातें कर जाता हूँ, जैसे कि मैथ्यू एग्न्यू, अगर आपको नाम याद हो, एक अच्छे खिलाड़ी तो हैं ही, मगर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं बीबीसी के, उन्होंने बताया कि ग्लेन मैकग्राथ उनके घर में रुके थे और वो कुछ नहीं करते, उनको कोई खाना वाना कुछ नहीं बनाते हैं, वो उससे आराम से सोते हैं और उठते हैं, टीवी देखते हैं और फिर सो जाते हैं। तो मगर उन्होंने ये भी बोला कि बहुत सभ्य आदमी है, एक फैमिली मैन है, और ग्लेन मैकग्राथ हमारे दिलों में तो वो थोड़ा चुभते हैं क्योंकि जिन्होंने हमारे इंडियन बैट्समैन के साथ किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लेजेंड आदमी है। उनकी बॉलिंग, उनका एक्शन, उनकी स्विंग, उनकी एक्यूरेसी, और जो उन्होंने अपने निजी जीवन में जो झेला है वो बहुत डेविस्टेटिंग है एक यंग आदमी के लिए, जो उनके वाइफ के साथ हुआ। सो कहीं ना कहीं ग्लेन मैकग्राथ एक लेजेंड हैं। और लेजेंड से मुझे याद आया, मैच के अंदर जो WTC था, कमेंटेटर एग्न्यू ही खुद ही बोल रहे थे कि भैया लेजेंड बोलना पड़ेगा बहुत बार, हम बोलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा ICC का इवेंट है, प्रेस रिलीज के लिए लेजेंड, तो वो हर थोड़ी देर बाद लेजेंड, थोड़ी देर बाद लेजेंड। तो उन्हें बात भी बोले, देखिए हम सब लेजेंड हैं। आकाशदीप थे वहाँ पे, दीपदास सूस्ता भी कमेंट्रेट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा देखिए आप भी लेजेंड हैं, लेकिन वो कुछ बड़े वाले लेजेंड हैं, जैसे कि सुनील गावस्कर, रॉस टेलर, जस्टिन लैंगर, मैथ्यू हेडन, ये सब वहाँ थे, सुनील गावस्कर। तो ये लेजेंड तो हैं ही अपने आप में, अपने अपने एरा के लेजेंड हैं। रॉस टेलर अलग ही हैं, और इसके अलावा लैंगर और हेडन की हम कैसे भूल सकते हैं, वो जो ओपनिंग स्टैंड हो जाती थी जहां वो टिक जाते थे, बस फिर हम कहते हैं बंद करो टीवी यार, अब नहीं जीतने वाले, यही खेलते रह जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं भाई, शुभमन गिल और विराट कोहली। लोग तो शुभमन गिल को कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर, कुछ लोग विराट कोहली कह रहे हैं, बट विराट कोहली ने कहा है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है, एक बहुत यंग खिलाड़ी हैं, और मैं एक अच्छा रिलेशनशिप है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको असिस्टेंट देने की, उनको सुधारने की, उनका क्रिकेट, उनको मतलब टिप्स, ट्रेनिंग, सब कुछ देने की। अब विराट कोहली जैसा खिलाड़ी शुभमन गिल को सिखाएगा तो कमाल होगा, क्योंकि विराट कोहली ने मेरे को याद है एक जगह ये भी बात बोली थी कि मैं अपने क्रिकेट को फॉर्मेट के हिसाब से बदल नहीं सकता हूँ, मैं एक ही जैसा स्ट्राइक रेट की जब उनसे बात हुई थी तो ये बात सही भी है, क्योंकि आप कब टेस्ट खेल रहे हैं, कब ODI, कब T20, तो आपको अचानक से स्विच करना होता है। तो वो स्विच के चक्कर में कहा कि मैं अपने गेम को बहुत ज़्यादा बदल नहीं सकता हूँ फॉर्मेट के हिसाब से, मैं एक ही जैसा क्रिकेट खेलूंगा। तो यानी कि उनके अंदर वो कंसिस्टेंसी है, मैं वर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ, एकाग्रता है, वो समरूपता है, हिंदी में अगर बात करूँ तो। अब देखें, वही आप T20 वर्ल्ड कप का मैच देख लें, शुरू में स्लो खेला, फिर T20 IPL में देख लें, फिर उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उनकी अभी इंडिया में सीरीज हुई थी, उनका परफॉर्मेंस वहाँ भी देख लें, तो वो कंसिस्टेंसी है। अगर मैं कहता हूँ 2-3 लोग शुभमन गिल को, 2-3 लोग में एक तो सिखा ही रहे हैं, विराट कोहली और सचिन भी मेंटरशिप दें शुभमन गिल को, कहीं ना कहीं वो देंगे तो उनका क्रिकेट और निखर सकता है। लेकिन उन पर हमें प्रेशर नहीं डालना है, अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे उनके ऊपर तो वो बिखर भी सकते हैं, क्योंकि इंडिया में आप बहुत जल्दी आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन का बोझ आ जाता है और आप नहीं उस पर, फिर आपके घर पे जूता लात चल जाती है, जो कि गलत है। वो भी इंसान है, खिलाड़ी है, ठीक है, आपको एंगर है, आपको एंगर इश्यूज आते हैं
कि नहीं यार कैसे यार तुमने इतना अच्छा खेला, यहाँ जाकर आईसीसी के बड़े इवेंट्स में जाकर तुमको क्या हो जाता है। इट्स ओके फाइन, थोड़ा चिल पिल करिए, क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलिए, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। तो जाहिर सी बात है शुभमन गिल को हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, बट उनके क्रिकेट को निखारने की ज़रूरत है, और विराट कोहली जैसा खिलाड़ी उनको निखार रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। उनको थोड़ी सी खुद भी थोड़ी सी हो सकता है वो कर रहे हो, बट मेरा एक मानना है कि उनको खुद भी जो है बाकी जो है टीमों के खिलाड़ियों से बात करनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, जैसे कि वो लेबुशेन, स्टीव स्मिथ, मैं लेबुशेन नहीं कहूँगा वो प्योर टेस्ट खिलाड़ी हैं, बट वो अभी अगर उनको तीनों फॉर्मेट में खेलना है तो लेबुशेन, स्टीव स्मिथ, पुराने खिलाड़ियों में हेडन, लैंगर, इन सबसे जो है उनको कंसल्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए। जयवर्धने, संगाकारा, इनसे भी उनको कंसल्ट करना चाहिए। वेस्ट इंडीज़ में शिवनारायण, चंद्रपॉल, वो तो आजकल कोचिंग भी दे रहे हैं, ब्रायन लारा, इन सब से। इंग्लैंड में उन्हें सल एलिस्टर कुक, माइकल वॉन, इन सब से लेना चाहिए। तो अगर वो अपने इर्द गिर्द इन सीनियर खिलाड़ियों को रखेंगे या उनसे ज़्यादा के पूछेंगे, चाहे जूम पर पूछें चाहे फिजिकली, तो उनके क्रिकेट में निखार आएगा। और अगर नहीं भी आप ये कर सकते तो आपके पास इतना आज के टाइम में फुटेज है, आप फुटेज देख देख के अपना क्रिकेट सुधार सकते हैं। लेकिन दिनेश कार्तिक भाई, ये आदमी भविष्यवक्ता है क्या? इसने मैच से पहले ही बोल दिया कि उमेश यादव को रखना चाहिए और अश्विन को बाहर रखना चाहिए। देखिए आपकी बात सच हो गई, लेकिन आपकी इस बात का इफेक्ट क्या हुआ ये भी आपको देखना चाहिए, और वो इफेक्ट हमको बहुत अच्छे से नजर आया। इस पर और एजरेट नहीं करेंगे, हाँ इट्स ओके फाइन। ये है अगली खबर, ये है, और ये खबर ये है कि जैसे कि एक दिन रिजर्व रखा गया कि खुदा ना खास्ता बारिश हो जाए तो फिर हमें मैच एक दिन एक्सटेंड कराना पड़ेगा। इसी तरह जो प्रोटेस्ट है, आपको पता है जो प्रोटेस्ट इंग्लैंड में हुए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए एक एक्स्ट्रा एडवांस पिच भी रखी गई है। एडवांस नहीं मतलब एक रिजर्व पिच भी रखी गई है WTC के लिए। बट कमेंटेटर बॉक्स से मैं सुन रहा था, कई बार मैंने ये सुना कि भाई वो रिजर्व पिच दिख कहाँ आ रही है, दिख ही नहीं रही है, वो है कहाँ? वो जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए अगर आप जिस पिच पर मैच भी हो रहा है वो ग्रीनिश पिच है, तो जब वो ग्रीनिश पिच है तो फिर दूसरी पिच भी आपको ग्रीनिश ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि सिमिलर। तो वहां तो ऐसा लग रहा है कि पिच है ही नहीं कोई दूसरी, मगर है कहाँ वो पिच? अब क्या वो अचानक बनाई जाएगी? ये अपने आप में एक सवाल है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि उस पिच की जरूरत होगी अगर मैं पहले रिकॉर्ड इस मैच को कर रहा, इस शो को कर रहा हूँ तो ये चीज़ें हैं, मगर रिजर्व पिच जो है वो रखी गई है मैच के लिए। मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी और ये बात मैं अब भी बोल रहा हूँ, पाकिस्तान को चुल्ल मची होती है कि इंडिया का कहीं भी मैच हो उनको अपनी टांग जरूर घुसेड़नी। इसे आप मजाक में लें, सीरियसली ना लें। आई लव पाकिस्तान एज ए क्रिकेट फैन एंड एज ए ओल्ड और न्यू क्रिकेटर्स, बस इसके दाएं बाएं नहीं जाइएगा आप। तो वसीम अकरम ने बोला है कि धोनी चाहें तो वापस इंडिया खेल सकते हैं अगर वो चाहें तो। अरे भाई, माना कि मोइन अली ने बोल दिया खेलना, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर खिलाड़ी को आप बोलने लग जाएंगे कि आइए और खेलने लग जाइए। आप इंजमाम उल हक को भी बोल दीजिए कि आइए और खेलने लग जाइए बट ऑल्दो उनकी उम्र कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है। शाहिद अफरीदी तो अभी भी चाहते होंगे कि मैं क्रिकेट खेल लूँ। अगर श्रीलंका की बात करें तो वो भी संगाकारों को कहे आइए, जयवर्धने आइए। तो देखिए ठीक है, खिलाड़ी चाहता है, उसकी ज़रूरत है तो वो आ सकता है। और अगर मान लीजिए धोनी आ भी जाते हैं तो फिर रोहित शर्मा कहता है अरे कप्तानी मैं करूँगा कि तुम करोगे? हैं भैया, रोहित शर्मा बिगड़ सकते थे। खैर जोक्स अपार्ट, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से जो है वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से वो इंडिया के मैटर में आए, लाइमलाइट बटोरे, उनको न्यूज़ आर्टिकल्स मिले, न्यूज़ फुटेज मिले, और ये उनको मिल भी रहा है। वहीं दूसरी अगर मैं बात करूं तो जो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान लेके चल रहा था उसको बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान तीनों ने रिजेक्ट कर दिया, सिरे से खारिजी कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत दुखद वाली खबर है और अब ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान इंडिया जाती है कि नहीं जाती। वहीं सचिन तेंदुलकर जी ने बोला, मैच से पहले की बात मैं बता रहा हूँ, कि ये जो ओवल की पिच है ये स्पिनर को असिस्ट कर रही है। हम दोस्त अब स्पिनर को असिस्ट कर रही है, वो उनका तजुर्बा है, मैं उनके तजुर्बे को कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मैच हमने देखा वो उनका तजुर्बा गलत साबित हो रहा है। और
गलत कोई भी हो सकता है। तो ठीक है, सचिन भी गलत हो गए, सचिन भी तो कभी कभी डक पे आउट हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जब तक किसी चीज़ को देखिए, हो सकता है किताब का कवर आपको बहुत अच्छा लगे, ये तो कहावत ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं किताब अच्छी हो। तो आपको पिच भी ऐसी ही लग रही होगी, लेकिन वो पिच थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ा एक उस लंच के टाइम में जो हमने एक ही विकेट गिराया, वो हम अगर बंडल में 3-4 विकेट ले लेते तो शायद कहानी अलग होती। खैर, अब उसको स्ट्रेच करने की कोई आवश्यकता है नहीं, बट ये है तो है। निराशा लगती है, निराश हो जाते हैं, क्या ही करें। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हमने मेंस क्रिकेट की कर ली, अब थोड़ी वुमेन्स क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं। इंडियन वुमेन्स टीम को उनका फुल टाइम कोच जो है बहुत जल्द मिल सकता है, क्योंकि बहुत टाइम से उनके पास फुल टाइम कोच नहीं है। और ये नेक्स्ट सीरीज उनकी शायद बांग्लादेश और श्रीलंका में से किसी एक के साथ है, और उससे पहले उनको मिल जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। इसके अलावा एशेज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो इंग्लैंड में होगा, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेंस और वुमेन्स का जो एशेज है वो सेम टाइम पर सेम कराया जा रहा है। थोड़ा बहुत डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जो है दर्शक भी लाने हैं, ब्रॉडकास्टिंग चीज़ें भी होती हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम को एक बहुत तगड़ा झटका लगा है। कप्तान मैगलैनिंग, मैंने शायद ये बात पिछली बार भी बोली थी, इस बार भी बता रहा हूँ कि वो नहीं है। और इसके अपडेट में ये है कि उनको हेल्थ इश्यूज की वजह से जो है, या हेल्थ क्लियरेंस की वजह से जो है, वो नहीं मिला है मौका। अब ये कितनी इसमें सच्चाई है, बात पता लगेगी। खैर, लास्ट जो वुमेन्स पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि एलेक्स हार्टली, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे। 2017 जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, उसकी मेंबर हैं। फिलहाल पॉडकास्ट करती हैं, नो बॉल पॉडकास्ट। एंड इन्होंने अभी अभी जो है रिसेंटली क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है, लेकिन क्रिकेट से ब्रेक लिया है मेंटल हेल्थ इश्यूज के चलते। और आज के टाइम में ये कुछ लोगों के लिए टैबू हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फालतू चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए सच्ची में रियलिटी भी हो सकती है। मैं इसे रियलिटी ही मान के चलता हूँ, क्योंकि जो स्ट्रेस है, चाहे क्रिकेट में कह लें, चाहे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कह लें, उसको बेयर कर पाना बहुत मुश्किल है। और खिलाड़ी इससे 2-4 हाथ होते हैं, आपको ऐसा लगता है। और शायद टीवी पे देखने से आपका परसेप्शन हो, अखबारों में पढ़ने से, मैगजीन में या पॉडकास्ट देखने सुनने से आपका ये परसेप्शन हो कि नहीं यार, क्या लग्जरीज लाइफ है, सब कुछ है, सिक्योरिटी है, खाना है, कैमरा है, स्टारडम है, मगर आपको उसके पीछे की कहानी को भी सोचना चाहिए कि कितना जिम में वर्कआउट है, कितना टाइम उनको धूप में पसीना बहाना है, फिर मैच खेलना है, उसके बाद कमिटमेंट्स होती हैं, चाहे वो पोस्ट मैच, प्री मैच, इसके अलावा स्पॉन्सर्स, टीवी कमर्शियल्स, सबके जो हैं वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर जो पैसा लगा है, चाहे वो ब्रॉडकास्टर ने लगाया हो, चाहे स्पॉन्सर ने लगाया हो, तो आपको वो सारे कमिटमेंट्स पूरे करने होते हैं। और कहीं ना कहीं आप बर्स्ट आउट हो जाते हो, कहीं ना कहीं आप हार जाते हो या थक जाते हो। तो एलेक्स हार्टली भी थोड़ा थक गई हैं, उन्होंने ब्रेक लिया। और ये ऐसी अकेली नहीं है, मैगलैनिंग ने भी लिया है, और आने वाले टाइम में आपको ये और दिखेगा, क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो। हर कोई विराट कोहली की तरह टफ नहीं होता है कि हाँ आपको इतने लंबे समय तक आपको सेंचुरी नहीं लगी, आप फिर भी लगे पड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप उसे शो नहीं करते हो, और या फिर अपने क्लोज वंस के साथ ही उसको शो करते हो। तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाकर आपको रखना पड़ता है, या कभी कभी वो बैलेंस डिसबैलेंस भी हो जाता है। आपके एक्शन से, आपके चेहरे के हाव भाव से, आपकी परफॉर्मेंस से वो नज़र आ जाता है। फिर आप क्वेश्चंस करने लगते हो, डाउट खुद भी होता है और देखने वाले भी उस पर डाउट करते हैं। मेरा सिर्फ यही माना, और एलेक्स हार्ट ने भी यही कहा है कि अगर आपको लगे कि आपको मेंटल हेल्थ इशू है, या आपको कॉप अप नहीं कर पा रहे हो किसी भी चीज़ से, सबसे पहली चीज़ पता है क्या है? आप जिस काम को मन से कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस काम को अगर आप मन से भी कर रहे हो फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। वो ब्रेक ज़रूरी है। वो ब्रेक हो सकता है आप कुछ मत करें, किसी शांत जगह पे जाकर, किसी पहाड़ी इलाके पे या किसी बीच शांत बैठे रहें, 1 2 दिन 3 दिन, घर पर
कुछ ना करें, सोते रहें, कुछ गाने सुने, कोई पॉडकास्ट सुनना चाहे तो सुने, कुछ नहीं करना चाहे तो कार्टून्स देखें, टीवी देखें, वो ऐसा काम करें जो आप भूल गए हो। जैसे एलेक्स हार्टनी ने खुद बोला कि वो हमेशा जब भी गाड़ी में बैठती थी अपनी कार में तो वो गाना गाती थी, मगर वो इस स्ट्रेस के चक्कर में वो भूल गई, लेकिन अब उसने फिर शुरू कर दिया। तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी करिए अपने टाइम से निकाल करके जो आप नहीं कर पा रहे हैं और आप करना चाहते हैं। वो किताब पढ़ना हो सकता है, वो कार्टून देखना हो सकता है, वो नेटफ्लिक्स चलाना हो सकता है, इवन दोस्तों के साथ हैंग आउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ब्रेक बनता है। जैसे आपको पता है समर वेकेशन बच्चों को मिलती थी, मुझे अब कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि साल भर की पढ़ाई एग्जाम के बाद वक्त बनता है, तो वो वक्त आपने पैसा कमाने के लिए, स्टारडम कमाने के लिए, नेम फेम कमाने के लिए कर लिया, बट वो ब्रेक ज़रूरी है। जैसे कि मुझे भी ब्रेक चाहिए होता है ना, एक हफ्ते बाद ही तो आता हूँ। अगर मैं डेली आऊँगा तो ना आप सुनना पसंद करोगे, ना मेरे पास खबरें होंगी, ना मैं आपसे बात कर पाऊँगा, और फिर कॉन्स्टेंट प्रेशर होगा मेरे ऊपर कि नहीं यार आज शो करना है, आज मुझे ये 10 न्यूज़ निकालनी है, आज मुझे ये 15 न्यूज़ निकालनी है, आज मुझे इससे बात करनी है, आज मुझे उससे बात करनी है। तो ब्रेक ज़रूरी है, तो ब्रेक ज़रूर लीजिए। आगे बढ़ते। मेरे प्रोड्यूसर ने अभी अभी मुझे बताया कि श्रीलंका ने अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज जीत ली है। ये थोड़ा सा क्लीशे हो गया यार, वो पता था जीत लेगी। अगर अफगानिस्तान जीतती तो शायद थोड़ा हाइप सा बन जाता। खैर कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज और श्रीलंका 2 टीमें हैं जिन्हें शायद वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी खेलना है, जहाँ तक मेरे को ये पता है। बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, हो सकता है मैं रॉन्ग भी हूँ। हाँ, WTC के मैच के दौरान ओडीआई शेड्यूल भी आने वाला था। चलिए उस पर बात करेंगे, अगले नेक्स्ट वीक करेंगे। इसके अलावा मिचेल स्टार्क ने कहा है कि मनी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं IPL इसलिए नहीं खेलता हूँ क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए 100 टेस्ट खेलना चाहता हूँ। 2015 के बाद से आपको स्टार्क IPL में दिखे भी नहीं होंगे। और मगर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब आप ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन टेस्ट मैच हो कितने रहे हैं? कितनी कंट्रीज टेस्ट मैच खेल रही हैं और साल में कितने टेस्ट मैच हो रहे हैं, ये सवाल है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप ये खेलना चाहते हैं। इसके मायने ये हैं कि आपको टेस्ट क्रिकेट पसंद है। दूसरा, आप अपनी फिटनेस लेवल को टेस्ट लेवल का बनाना चाहते हैं। और स्टार्क जैसा खिलाड़ी जब टेस्ट क्रिकेट खेलता है ना, तो एक्साइटमेंट अपने आप ही दर्शकों में आ जाती है। वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून जो है वो उछालें मार ही लेता है। तो अच्छी बात है आप टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हो, और हम चाहते भी हैं आपको टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, और हम खुद चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट देखें। एक बड़ी खबर जो मुझसे मिस हो रही थी, मैंने कहा अब मैं आपको बता देता हूं। डेविड वार्नर, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, बट ये संन्यास आपको इतनी जल्दी नहीं दिखने को मिलेगा। ये संन्यास आपको देखने को मिलेगा जब वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना मैच शायद SCG में, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जो खेलेंगे। ये जो अभी शेड्यूल आ चुका है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान, शायद इन 3 के साथ, मेरे ख्याल वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के साथ समर ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, इसका साउथ अफ्रीका शायद जाएगा, और इंग्लैंड में तो एशेज खेल ही रहा है। इस बार इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने आएगा। तो डेविड वार्नर फाइनली आपको पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज में देखेंगे। एक ऐसा बल्लेबाज, अगर जर्नी की मैं बात करूं तो कमाल था। जैसे ही आया उन्होंने खुद ये बात कही है। रिसेंटली उन्होंने BBC के साथ, ईशा गुआ के साथ इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने कहा था मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैंने T20 क्रिकेट उन्होंने खेलना शुरू किया, और फिर सोचा नहीं कि मैं तीनों फॉर्मेट खेलूंगा। लेकिन आप कुछ भी कर लें, डेविड वार्नर ने बहुत एंटरटेन किया है क्रिकेट फर्टर्निटी को, क्रिकेट फैंस को, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे अब्रॉड में हो। लड़ाइयाँ भी उन्होंने की। उन्होंने कहा है कि हाँ मैं थोड़ा दुखी हूँ, मैंने गलतियाँ की हैं मैदान में, बट ठीक है। तो आखिरी बार आप उन्हें एशेज में देखेंगे इस बार, और उसके बाद आखिरी बार आप उन्हें काफ़ी कप्तानी को कंट्रोवर्सी रही, कप्तानी उनको चाहिए थी। साउथ गेट वाला एक स्कैंडल के साथ वो जुड़े, तो हैं यादें अच्छी बुरी। लेकिन डेविड वार्नर, चाहे उनका इंस्टा या टिकटॉक पर वीडियोस बनाना हो इंडियन गानों पर, तो इट्स अ वंडरफुल जर्नी। एंड मैंने उनको खेलते हुए देखा है। जब मैं उनका हाथ देखता था ना, उनका कितना मोटा हाथ, और उस हाथ पे काले रंग का जो वो
बैंड पहनते थे कपड़े वाला, यस पता है, कमाल है। एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे और डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के पास भरे पड़े हैं तो उनको उसकी कमी नहीं न खलेगी, लेकिन जो केवल डेविड वार्नर को देखना चाहते थे वो शायद उन्हें आखिरी बार देख पाएंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में। इसके अलावा ख्वाजा ने कहा है कि सबसे बड़ा जो मुझे चिंता है, जो या मैं ये कहता हूँ चैलेंजिंग मेरा लिए रहा है ऑस्ट्रेलिया, वो ये कि मैं कभी भी टीम में फिट नहीं हो पाया। ये बात सच आपने बोली है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने उनको काफ़ी लंबे समय से उनके क्रिकेट को देखा है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो। डोमेस्टिक में वो अच्छा भी करते हैं, कप्तान भी हैं एक डोमेस्टिक टीम का, नाम नहीं मुझे याद है रिसेंटली, मेरे प्रोड्यूसर से कहूँगा वो कुछ देखें, चेक करें फिर बताएं। मेरे ख्याल से शायद तस्मानिया या क्वींसलैंड में से ही है, जहाँ तक तस्मानिया है मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन बढ़िया खिलाड़ी हैं। लेकिन हाँ, उन्हें वो मौके नहीं मिले हैं और अब मिल रहे हैं तो उनको भुना भी रहे हैं। उनका पिछले जो समर था ऑस्ट्रेलिया से और अब तक का जो सफ़र उनका बहुत अच्छा रहा है, बट हाँ उनको कभी भी वो रिस्पेक्ट, मैं नहीं कहूँगा, वो स्पेस नहीं मिला टीम में जो उनको मिलना चाहिए। इट्स ओके फाइन। लेकिन के.एस. भरत ने एक बात बोली और ये बात उन्होंने बोली है कि मैंने धोनी जी से बहुत टिप्स लिए हैं। बेटा भाई साहब, आपकी क्रिकेट कीपिंग वो दिख भी रहा है, जो आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कीपिंग की है वो दिख भी रहा है। और मगर देखने वाली बात यह है कि जब ऋषभ पंत आ जाएंगे या विद्यवान साहब पर जब टीम थोड़ा बहुत भरोसा दिखाएगी, ईशान किशन भी हैं, तो आप कितना वो जो है इस पोजीशन को अपने पास रख पाते हैं। क्योंकि आपके अगर आप वनडे की बात करें तो फिर वनडे में ईशान किशन को अभी रिप्लेसेबल नहीं है जब तक ऋषभ पंत नहीं आता है। टेस्ट मैच में भी वही ऋषभ पंत और विद्यवान साहा के साथ आपका कंपटीशन, वहाँ ईशान किशन को कंपटीशन आप नहीं देते हैं। T20 में ईशान किशन, ऋषभ पंत जो है वो आप तो T20 में आप वहाँ पर आपके साथ चैलेंज है, तो आपके पास चैलेंज है। बट आप जो सीख रहे हैं, धोनी से सीख रहे हैं, तो उम्मीद हम करेंगे कि आप अच्छा खेलें। केवल कीपिंग नहीं, आपको एक विकेट कीपर बैट्समैन की अब हमें ज़रूरत है, और केवल इंडिया को नहीं, ये अराउंड द वर्ल्ड एक चैलेंज है कि विकेट कीपर होना चाहिए। वो एक स्टैचर है, या तो महेंद्र सिंह धोनी जैसा हो, या यादव गिलक्रिस्ट जैसा हो, संगकारा जैसा हो, तो वो एक स्टैचर बन चुका है। तो आपको वो स्टैचर को अब देखना पड़ेगा कि कीपिंग तो आप अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बैटिंग अच्छी कर रहे हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। यस और यस। तो ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर आप अपनी शिकायतें और ख्वाहिशें या प्रेज़ जो है वो लिख कर भेज सकते हैं। रेडियो उड़ान को आप खोजिए ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, और आप बता सकते हैं अपनी परेशानियां, अपनी शुभकामनाएं, अपने गुड एंड बैड एक्सपीरियंस रिगार्डिंग रेडियो उड़ान एंड रिगार्डिंग माय शो। मुझसे पर्सनली कुछ कहना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं, मैं अवेलेबल हूँ इंस्टा पर और ट्विटर पर। इंस्टा पर मुझे खोजिए @ANOKHAANKIT। इंस्टाग्राम पर खोजने के बाद अगर मैं ना मिलूँ तो आप मुझे ट्विटर पर खोजिए @ANOKHA__ यानी कि नीचे दो लाइन जो फिल इन द ब्लैंक्स वाली होती हैं, ANKIT। मुझे पता है आप लोग बहुत गुस्सा हो कि मैं बहुत टाइम से अपना यूज़र नेम नहीं चेंज कर रहा हूँ ट्विटर पर। मैं भूल जाता हूँ यार, बहुत सारी खबरें पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, तो मुझे प्लीज़ माफ़ी दे दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी ये शिकायत दूर कर दूँ। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट, और ये अनाउंसमेंट ये है कि सिर्फ 4 दिन बचे हैं। एक्सटेंड होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ 4 दिन बचे हैं। उड़ान आरजे हंट के चौथे सीज़न की लाइनें खुली हुई हैं। www.radioudan.com पर जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, और रजिस्ट्रेशन के बाद आप हो सकता है अगले जो है आरजे हो और रेडियो पर आपकी आवाज़ जो है दुनिया सुने। 3 बहुत सक्सेसफुल सीज़न रहे हैं, 1-2 सीज़न में मैं जज रहा हूँ, एक हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं था, चौथे का मुझे पता नहीं मैं मिलूँगा आपको वहाँ कि नहीं मिलूँगा, लेकिन आप ज़रूर जो है रेडियो से मुलाकात कर सकते हैं। और इसके अलावा एक सर्वे भी है, ये सर्वे रेडियो के रिगार्डिंग है। आप अगर चाहें तो मैं आपको पर्सनली या रेडियो उड़ान से पूछ लीजिए
और उस सर्वे का मकसद सिर्फ इतना है कि हम चाहते हैं कि हम कैसे अपने रेडियो को और इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं अगर आपके पास कोई रेफरेंस है किसी का कि आप किस खिलाड़ी का इंटरव्यू सुनना चाहते हैं, या कोई है आपके पास आपकी नज़र में, तो वो भी बताइए, उनका इंटरव्यू भी यहाँ पर किया जाएगा। हाँ, बशर्ते वो किसी भी लेवल में किसी भी कंट्री के क्रिकेटर होने चाहिए, क्योंकि अभी शो मैं क्रिकेट पर ही कर रहा हूँ। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ चेंज हो, मगर अभी फिलहाल क्रिकेट वीकली ही चलेगा। हाँ, एक आपको मैंने कहा था शुरुआत में कि मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए है, एक दरखास्त है। क्रिकेट वीकली नाम अगर आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप कोई नया नाम भी सुझा सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ क्रिकेट वीकली नाम से कुछ बदला जाए। तो अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा सा नाम है मेरे शो के लिए तो आप ज़रूर मुझे बताइए, मैं नाम भी हम चेंज करने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि 6-7 महीने में नाम चेंज, ये कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, वर्ल्ड कप के बाद खेल लेंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। सितंबर अक्टूबर में वैसे भी मुझे 1 साल पूरा हो जाएगा अगेन। और हाँ, रेडियो पर मेरे को वैसे 9 साल पूरे हो चुके हैं, 10वें साल में चल रहा हूँ। लेकिन रेडियो उड़ान नहीं, 8 साल हो चुके हैं, 9वें साल में चल रहा हूँ, क्योंकि रेडियो को 10 साल अगले साल हो जाएंगे, तो एक बिग सेलिब्रेशन भी वहाँ होगा। इसके अलावा रेडियो उड़ान ने एक इवेंट लास्ट वीक किया था, और जहाँ पर रेडियो उड़ान को बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिली है, बहुत ज़्यादा उनका नाम हुआ है। नरेश ने वो इवेंट होस्ट किया था। नरेश आपको ग्राउंड पर मिलते हैं हमेशा, जब भी आप रेडियो उड़ान को कोई बुलाता है इवेंट्स के लिए, तो आप दिल से दिल तक सुन सकते हैं। और हाँ, स्पेशल अगर आपको डीजे नाइट पसंद है तो जी हाँ जी, अब आपके लिए एक शो आ चुका है संडे रात 10 बजे, जहाँ डीजे वाले गाने बजते हैं। जी हाँ जी, कौन लेकर आता है, क्या शो का नाम है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये सरप्राइज है। ये आप रात में 10 बजे रेडियो ट्यूनिंग करिएगा और खुद सुन लीजिएगा। लेकिन यार मैं तो ज़रूर सुनूंगा, क्योंकि मुझे याद है मैंने एक बार रेडियो उड़ान पर शो किया था डीजे वाला, उसके बाद नहीं किया, मगर डीजे का शो तो आ गया ना, एक मुराद पूरी हो गई मेरी भी और उन तमाम लोगों की जो कहते होंगे यार सब तो ठीक है बट रेडियो उड़ान में डीजे नाइट शो नहीं आता है। तो संडे रात 10 बजे डीजे नाइट शो आपको अब मिलेगा। मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए, और अपने आस पड़ोस वालों को दरवाज़ा पीट के नहीं, थोड़ा आराम से, नहीं तो क्या पता कुछ और भी हो सकता है। जाइए बताइए, रेडियो उड़ान पर एक शो आता है, अगर आप क्रिकेट पसंद करते हैं तो आप क्रिकेट का ये शो सुन सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।